डेट है आज 24 मई 2021। ये सब आर्टिकल कवर करेंगे आज इस क्लास में हम। उसके बाद हम क्वेश्चन करेंगे। फर्स्ट आर्टिकल है अपना, न्यू रूल्स नोटिफाइड अंडर द इंश्योरेंस एक्ट। अभी गवर्नमेंट ने इंश्योरेंस एक्ट में न्यू रूल्स नोटिफाई किए हैं। कौन से रूल? देखो जी, जिस इंश्योरेंस कंपनी में, जैसे मान लो LIC है, इसमें कोई फॉरेन इन्वेस्टर भी है इसका पार्टनर इस कंपनी का, जैसे मान लो किसी विदेशी कंपनी ने इस कंपनी में शेयर खरीदे हुए हैं, इन्वेस्टमेंट किया हुआ है, तो उस कंपनी में अभी क्या है, जो इंडियन प्रमोटर है, प्रमोटर का मतलब है जी मालिक, इंश्योरेंस कंपनी के मालिक, वो क्या है, अब फॉरेन पार्टनर अगर उस कंपनी में जॉइंट वेंचर की तरह होंगे तो वो बोर्ड मेंबर जो होते हैं, मेजॉरिटी ऑफ द बोर्ड मेंबर, उनको नॉमिनेट नहीं कर सकेंगे। पहले क्या है, जैसे कोई भी कंपनी है जी, जैसे LIC कंपनी है इंश्योरेंस की, इसका एक बोर्ड होता है जी, बोर्ड, उसमें मेंबर कुछ होते हैं जो डिसीजन लेते हैं इस कंपनी के लिए। तो इस बोर्ड में जितने भी मेंबर होंगे, मान लो 10 मेंबर हैं, तो इसमें मेजॉरिटी ऑफ द मेंबर यानी कि 5 या 5 से ज़्यादा 6 मेंबर कौन अपॉइंट करता था? इंडियन प्रमोटर, यानी कि जो इंडियन है, जो भारतीय है और जो इस कंपनी का मालिक है, प्रमोटर का मतलब, वो इस मेंबर को, मतलब बोर्ड के मेंबर को नॉमिनेट करता था, अपॉइंट करता था। लेकिन अब ये नहीं कर सकेगा, क्योंकि ये रूल इसलिए लागू किए गए, अभी गवर्नमेंट ने FDI की जो लिमिट है वो इंक्रीज कर दी थी। पहले FDI की लिमिट थी 49% इंश्योरेंस सेक्टर में, और अब कर दी 74%। इसका मतलब ये जी, जैसे LIC कंपनी है, टोटल मान लो जी 100 रुपीज़ की कंपनी है, मतलब टोटल जो इसमें पैसा लगे हुए हैं 100 रुपीज़ के हैं, यानी कि इसमें पहले FDI के थ्रू, यानी कि फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, मतलब विदेशी कंपनी अगर इन्वेस्ट करना चाहती थी तो 49 रुपीज़ तक ही कर सकती थी, 49%। लेकिन अब ये इंक्रीज़ कर दिए 74%। और जैसा आपको पता होगा, अगर 51% यानी कि 50 या 50 से ज़्यादा, यानी कि 51% अगर किसी कंपनी में भागीदारी है तो वो प्रमोटर हो जाता है, यानी कि कंपनी का मालिक बन जाता है। समझ रहे हो? तो अब ये इंश्योरेंस की जो लिमिट है इंक्रीज कर दी थी 49 से 74%। और अगर जब 74% कर दिया, यानी कि 51% तो ज़्यादा ही हो गई है, और जब 51% से ज़्यादा हो गई, तो जो इंडियन प्रमोटर हैं, यानी कि जो इंडियंस हैं, भारतीय हैं, जो LIC में, मान लो किसी इंश्योरेंस कंपनी का नाम ले लो आप, उसमें अगर बीमा की कंपनी में कोई इंडियन उसमें प्रमोटर की तरह था पहले, अब वो क्या है जी, बोर्ड मेंबर को नॉमिनेट नहीं कर सकता, मेजॉरिटी ऑफ द बोर्ड मेंबर को। लेकिन एक चीज़ और है ये रूल्स में, क्या है कि जो मेजॉरिटी ऑफ द बोर्ड मेंबर होंगे, मतलब देखो, नॉमिनेट तो नहीं कर सकता इंडियन प्रमोटर, यानी कि जो इंडियंस है, मालिक है कंपनी का, वो नॉमिनेट तो नहीं कर सकता, लेकिन जो बोर्ड में मेजॉरिटी ऑफ द मेंबर रहेंगे, यानी कि मान लो 10 मेंबर है टोटल बोर्ड में, तो यानी कि मेजॉरिटी ऑफ द मेंबर, यानी कि 5 या 5 से ज़्यादा 6 मेंबर जो रहेंगे, वो इंडियन होने चाहिए, रेजिडेंट इंडियन सिटीजन होने चाहिए बोर्ड मेंबर। समझ रहे हो? यानी कि इंडियन जो प्रमोटर था, मालिक था, भारतीय मालिक था, इंडियन मेंबर मालिक था इसका, वो मेंबर तो अपॉइंट नॉमिनेट नहीं कर सकता, नामांकित नहीं कर सकता, लेकिन जो मेंबर कोई भी, चाहे FDI जो आई है जी, फॉरेन कंपनी आई है, वो नॉमिनेट करेगी, लेकिन बोर्ड मेंबर में मेंबर रहेंगे भारतीय ही, विदेशी को कोई मेंबर नहीं बना सकता बोर्ड में। समझ रहे हो? वो रेजिडेंट इंडियन सिटीजन होना चाहिए, नागरिक होना चाहिए इंडिया का। और एक रूल और है जी, एटलीस्ट 1 ऑफ 3 टॉप पोजीशन, मतलब 3 टॉप की पोजीशन होती है बैंक में, जैसे चेयरपर्सन ऑफ द बोर्ड, इस बोर्ड का जो बोर्ड होगा जी, इसका अध्यक्ष, और MD, बोर्ड का MD जी, मैनेजिंग डायरेक्टर, और CEO, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, बोर्ड किसका, बैंक का, मतलब इसका LIC का, सॉरी, जो LIC कंपनी है, कंपनी का MD और CEO, इनके, और चेयरपर्सन, इन तीनों में से कम एक मेंबर, वो भी रेजिडेंट इंडियन सिटीजन होना चाहिए। समझ रहे हो? तो ये नॉर्म कब से अप्लाई हो जाएंगे जी? ये नॉर्म अप्लाई हो जाएंगे जी सारी, किस पे? ऑल इंश्योरेंस कंपनी पे हो जाएंगी जी, चाहे उनमें फॉरेन पार्टनर की कितने भी भागीदारी है। समझ रहे हो? तो ये चीज़ आपको याद रखनी है इसमें। इतना ही था इसमें, चलते हैं नेक्स्ट पे जी। नेक्स्ट है GST ऑन इम्पोर्टेड ऑक्सीजन कंसनट्रेटर अनकॉन्स्टिट्यूशनल, दिल्ली हाई कोर्ट साइड। अभी दिल्ली हाई कोर्ट ने कहा है कि जो आपने ऑक्सीजन कंसनट्रेटर पे GST लगा रखा है वो असंवैधानिक है, अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। अभी क्या है, ऑक्सीजन कंसनट्रेटर, ये मान लो जी एक मशीन है जो ऑक्सीजन बनाती है, ऑक्सीजन प्रोड्यूस करती है, और ये ऑक्सीजन गैस बनाती है, ये बाहर से ऑक्सीजन कंसनट्रेटर हैं, जो ये मशीन है बाहर से इंपोर्ट कर रहे हैं, हम बाहर से आयात कर रहे हैं, मंगा रहे हैं, बाहर की कंट्री से परचेज कर रहे हैं। और इस पर जब क्या है जी, जैसे मान लो बाहर की कंट्री से इंपोर्ट करते हैं तो उस पर GST भी लगाते हैं। GST क्या है? एक टैक्स है जी, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, जो 1 जुलाई 2017 से हमारी कंट्री में लागू किया गया। और इंडिया पहला कंट्री नहीं था जिसमें GST आया था, और भी सारी कंट्री थी बहुत सारी, जैसे फ्रांस में भी ये लागू हो रखा है GST।
तो इंडिया ने भी किया था जी। दो तरह के टैक्स होते हैं, एक डायरेक्ट और एक इनडायरेक्ट टैक्स। तो ये इनडायरेक्ट टैक्स है जी, अप्रत्यक्ष कर है, जीएसटी हिंदी में बोलते हैं अप्रत्यक्ष कर, इनडायरेक्ट टैक्स। और डेस्टिनेशन बेस्ड है जी। डेस्टिनेशन का मतलब है जो अंतिम आदमी है उस पर ये टैक्स लगता है। डेस्टिनेशन का मतलब होता है अंतिम, आखिरी, लास्ट। डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स है ये, इनडायरेक्ट टैक्स है, ये याद रखना है। तो जीएसटी जो लगा रखा ऑक्सीजन कंसंट्रेटर पे, ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, असंवैधानिक है, ये दिल्ली हाई कोर्ट ने बोला है। अभी क्यों बोला जी ये? देखो जी, अभी आपको पता कोविड-19 जो महामारी है, पेंडेमिक है, उसकी वजह से ऑक्सीजन की बहुत ही किल्लत हो रही है, बहुत ही कमी पड़ रही है। और ऑक्सीजन आपको पता लाइफ सेविंग मशीन, मतलब एक लाइफ सेविंग गैस है। और जो ऑक्सीजन कंसंट्रेटर है ये भी एक लाइफ सेविंग डिवाइस हो गया, क्योंकि ऑक्सीजन प्रोड्यूस करता है। तो गवर्नमेंट ने पहले क्या किया था, फर्स्ट मई को जो इस पे जीएसटी जो रेट है वो घटा दिया था। पहले 28% था इस पे, ऑक्सीजन कंसनट्रेटर पे, वो 12% कर दिया। लेकिन अभी इस डिसीजन को कहा है जी कि ये 12% भी जीएसटी नहीं लगेगा, क्योंकि ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। ऑक्सीजन एक लाइफ सेविंग गैस है और ऑक्सीजन कंसनट्रेटर गैस बनाता है, तो इस पर नहीं लगेगा। और ये भी बोला है जी, ये आर्टिकल 21 के अगेंस्ट है, क्योंकि आर्टिकल 21 हमारा फंडामेंटल राइट टू लाइफ है, हमारे जीने का अधिकार है, इसका उल्लंघन करता है, क्योंकि ये जीएसटी लगा रहा है। और जीएसटी लगने से इसकी जो ऑक्सीजन कंसनट्रेटर की जो कीमत है वो बढ़ जाती है, इंक्रीज हो जाती है। और ये ऑक्सीजन प्रोड्यूस करता है, लाइफ सेविंग गैस है जो, तो हमारा अधिकार छीनता है एक तरह से, ये कोर्ट ने बोला है इसमें। तो ऑक्सीजन कंसनट्रेटर कैसे प्रोड्यूस करता है जी गैस? ये क्या करता है, देखो इन्वायरमेंट से क्या है, गैस लेता है ये, उसमें नाइट्रोजन भी होती है, नाइट्रोजन को रिमूव कर देता है और ऑक्सीजन प्रोड्यूस करता है ये। और तो ऑक्सीजन फिर वो यूज कर ली जाती है पेशेंट के लिए। चलते हैं जी नेक्स्ट पे, यही था इसमें। नेक्स्ट है न्यूयॉर्क्स वैक्स एंड स्क्रैच प्रोग्राम। न्यूयॉर्क आपको पता है जी, अमेरिका में एक सिटी का नाम है न्यूयॉर्क। उसने एक ये प्रोग्राम चलाया जिसका नाम है वैक्स एंड स्क्रैच। किस लिए चलाया? कोविड-19 की वैक्सीन के लिए, लोगों को कोविड-19 की वैक्सीन लगाए, उसके लिए लॉटरी सिस्टम चलाया। फ्री लॉटरी टिकट दी जाएंगी, जो 18 साल से अबव पर्सन है उसको दी जाएंगी फ्री लॉटरी टैक्स, मतलब टिकट। पहले ये $20 में दी जा रही थी ये जो लॉटरी टिकट, लेकिन अब फ्री ऑफ कॉस्ट दी जाएंगी। और अपने आप को 10 स्टेट रन साइट हैं, मतलब 10 इंटरनेट पे साइट है जिन पे जाके अमेरिका के लोग रजिस्टर कर सकते हैं और वैक्सीन लगवा सकते हैं ये लॉटरी टिकट लेके। तो यही था जी, इसमें बस इतना याद रखना, वैक्सीनेशन से रिलेटेड है ये वैक्स एंड स्क्रैच प्रोग्राम न्यूयॉर्क का। चलते हैं जी नेक्स्ट में। नेक्स्ट है हमारा इंटरनेशनल डे फॉर बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी 2021। ये क्या जी, अंतर्राष्ट्रीय दिवस अभी मनाया गया बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी के लिए। कब मनाया जाता है? हर साल सेलिब्रेट किया जाता है, मनाया जाता है 22 मई को, 22 मई को। इस साल की जो थीम थी इसकी, ये थी वी आर पार्ट ऑफ द सॉल्यूशन। ये कब से मनाया जाने लगा जी? देखो आपको पता होगा 1992 एक बहुत इंपॉर्टेंट ईयर है जी, ये याद रखना हमेशा। इस साल अर्थ समिट हुआ था, अर्थ समिट हुआ था इन्वायरमेंट पे जी। इन्वायरमेंट के कैसे प्रोटेक्ट किया जाए, पर्यावरण को कैसे संरक्षण किया जाए, ये अर्थ समिट बोलते हैं। कहाँ पे हुआ था ये? 1992 में रियो डी जेनेरियो। ये कहाँ पे जी? रियो डी जेनेरियो एक प्लेस है जी, जगह का नाम है, ये है ब्राज़ील में। ब्राज़ील कंट्री आपको पता होगा जी, साउथ अमेरिका है जो हमारा कॉन्टिनेंट, महाद्वीप, उसमें है ये ब्राज़ील में सिटी है रियो डी जेनेरियो। वहाँ पे 1992 में एक अर्थ समिट हुआ। वहाँ पे एक बहुत सारे प्रोग्राम अडॉप्ट किए गए, जैसे आपने बार बार हम पढ़ते हैं UNFCC, मतलब यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज। इसकी मीटिंग होती रहती है ना। पेरिस डील पढ़ते हैं, पेरिस डील हुई थी 2015 में हुई थी। COP21 मीटिंग का नाम था 21 मतलब 21वीं मीटिंग हुई थी जिसका नाम है COP21 2015 में, पेरिस डील भी बोलते हैं। तो ये UNFCC इस अर्थ समिट से निकल के आया था। और भी कई सारे डॉक्यूमेंट आए थे, उनमें से एक इंपॉर्टेंट था आपका CBD, कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी, ये निकल के आया था। तो इसको सेलिब्रेट करने के लिए ना, इस कन्वेंशन को, ये डे डिक्लेयर किया, इंटरनेशनल डे फॉर बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी। ये 1992 में अडॉप्ट किया गया कि ऐसा डे मनाएंगे हम, और 1993 से ये सेलिब्रेट किया जाने लगा ये डे। लेकिन 2000 तक, सन 2000 तक ये 29 दिसंबर मतलब सन 2000 तक 29 दिसंबर को हर साल सेलिब्रेट किया जाता था। लेकिन उसके बाद 2000 के बाद ये डे चूज कर लिया गया, 22 मई को अडॉप्ट करेंगे हम, मतलब इसको अडॉप्शन कर लिया गया, 22 मई को हर साल मनाएंगे इंटरनेशनल डे ऑफ बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी। ये डे जो हमने 1929 दिसंबर अडॉप्ट किया था, ये इसलिए मनाया गया था क्योंकि जो कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी है CBD, इस साल लागू हो गई थी, मतलब 1993 में 29 दिसंबर को लागू हो गई थी। लेकिन अब जो 22 मई हमने
2000 के बाद चूज किया ये डे, इसलिए क्या, क्योंकि अर्थ समिट जो हुआ था 1992 में, तो ये अडॉप्ट किया गया था अर्थ समिट 22 मई को। तो अब हम 2000 के बाद 22 मई को हर साल इंटरनेशनल डे ऑफ बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी सेलिब्रेट करते हैं 22 मई को। नेक्स्ट है जी हमारा कला क्षेत्र। कला क्षेत्र क्या है जी, एक सेंटर है, सेंटर ये मान लो इंस्टीट्यूट है जी, इंस्टीट्यूट, कॉलेज, कॉलेज मान लो आप, किसका, कला का सेंटर है एक, सेंटर फॉर आर्टिस्टिक बिहेवियर। ये अभी न्यूज में इसलिए जी क्योंकि किसकी वजह से न्यूज में जी, न्यूज में किसकी वजह से उसके लिए बाद में देखेंगे। ये क्या है, ये आर्ट एंड कल्चरल एकेडमिक सेंटर है जी। ये किस लिए काम करता है, जो इंडियन आर्ट क्राफ्ट्स हैं इनको प्रमोट करने के लिए, स्पेशली भरतनाट्यम डांस, गंधर्व वेदा म्यूजिक है जो, उनको प्रमोट करने के लिए ये काम करता है जी। गंधर्व वेदा एक वेद है जी, आपको पता होगा 4 वेद है हमारी कंट्री में, ऋग्वेद, सामवेद, गंधर्व वेद, यजुर्वेद। उनमें से गंधर्व वेद है वो म्यूजिक के लिए फेमस है जी। इसमें म्यूजिक मतलब म्यूजिक के कुछ मिलते हैं जी इसमें लिखे हुए, म्यूजिक वगैरह के बारे में। तो इसको प्रमोट करने के लिए ये कला क्षेत्र काम करता है। ये रुक्मिणी देवी अरुणडेल है जी, इन्होंने ये फाउंड किया था, मतलब स्थापना की थी इस कला क्षेत्र की 1936 में। कहाँ पे की थी ये, चेन्नई में की थी जी, ये चेन्नई पे है ये इंस्टीट्यूट। ये प्रमोट करता है जी इंडियन थॉट को जो आर्टिस्टिक एजुकेशन है, आर्टिस्टिक एजुकेशन उसको प्रमोट करता है, उस पर फोकस करता है। तो ये कला क्षेत्र चेन्नई में लोकेटेड है जी। और ये जो है जी एक वाइटल सेंटर है फॉर स्टडी एंड परफॉर्मेंस ऑफ फाइन आर्ट। इंडिया में जो भी आर्ट है जी उनको स्टडी करना, अध्ययन करना है, तो उसके लिए एक अच्छा इंस्टीट्यूट है। 1994 में जी ये एक्ट ऑफ पार्लियामेंट बनाया गया, एक मतलब पार्लियामेंट ने एक एक्ट बनाया, कानून बनाया, और 1994 में उसके बाद इसे जी इंस्टीट्यूट ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस की तरह पहचान दे दी गई, रिकॉग्नाइज कर दिया गया कला क्षेत्र को। कला क्षेत्र फाउंडेशन है उसको इंस्टीट्यूट ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस डिक्लेयर कर दिया गवर्नमेंट ने, एक्ट बना के पार्लियामेंट ने 1994 में। तो यही था जी इसके बारे में। चलते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट है बायोधान। बायोधान, धान को बोलते हैं जी पैडी को, पैडी यानी कि राइस को, चावल को बोलते हैं धान। तो बायोधान है जी, एक बायो इसलिए लगा, बायो यानी कि ये ऑर्गेनिक जो खाद होती है जी, ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर, उनसे उगाया जाता है। ये कहाँ पे, असम में जी, ब्रह्मपुत्रा वैली है, ब्रह्मपुत्रा रिवर के पास, नदी के पास, तो वहाँ पे ये उगाया जाता है। ये आयरन रिच राइस है जी, आयरन रिच राइस, मतलब इसमें सबसे ज़्यादा आयरन पाया जाता है। तो ये बिना केमिकल फर्टिलाइजर के उगाया जाता है, विदाउट एनी केमिकल फर्टिलाइजर, मतलब ऑर्गेनिक खाद से उगाया जाता है जी, गोबर खाद वगैरह से, जो भैंस वगैरह की होती है उससे उगाया जाता है। ये चावल ये ऐसा होता है जी, रेड रेड सा को थोड़ा, ये चावल है। अभी न्यूज में इसलिए क्योंकि जी ये एक्सपोर्ट करना शुरू कर दिया असम ने, कहाँ पे, यूएस में, अमेरिका में एक्सपोर्ट किया जाएगा जी असम से। ये रेड राइस भी बोलते हैं इसे, या बायोधान। तो यही था जिसमें बस इतना याद रखना, बायोधान या रेड राइस कहाँ का है, असम का। नेक्स्ट है पंडित दीनदयाल उपाध्याय नेशनल वेलफेयर फंड फॉर स्पोर्ट्स पर्सन। देखो जी एक फंड है, ये फंड का मतलब एक फंड बना हुआ है जी, इसमें पैसा आता है, मनी आती है, और इस मनी को किस पे खर्च करते हैं, स्पोर्ट्स पर्सन पे। इनको प्रमोट करने के लिए, जो भी खिलाड़ी होते हैं, खिलाड़ियों को प्रमोट करने के लिए, उन्हें बढ़ावा देने के लिए ये खर्च किया जाता है जी, इससे मनी, पैसा निकाला जाता है। अभी न्यूज में इसलिए क्योंकि जी इसमें से क्या है, मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स, ये मंत्रालय जी, इस मिनिस्ट्री ने अप्रूव किया है कि 2 लाख रुपए दिए जाएंगे कर्नाटक की वी तेजस्विनी बाई को। इन्होंने जी 2011 में अर्जुन अवार्ड जीता था, अर्जुन अवार्ड दिया गया था इन्हें 2011 में, और 2010 और 2014 में इन्होंने वुमेंस कबड्डी टीम में जी ये मेंबर थे, महिला कबड्डी टीम की मेंबर थी ये तेजस्विनी बाई, और इन्होंने गोल्ड मेडल जीते थे एशियन गेम्स में 2010 और 2014 में। तो इन्हें 2 लाख रुपए देने के लिए इस फंड से अभी मिनिस्टर ने बोला। तो इसलिए ये न्यूज़ में जी, ये फंड किस लिए काम करता है, इनके वेलफेयर के लिए काम करता है जी, फाइनेंशियल असिस्टेंस देता है, वित्तीय सहायता देता है स्पोर्ट्स पर्सन को, खिलाड़ी को। अब ये फंड क्या है ये जानना जरूरी है हमारे लिए। ये 1982 में सेटअप किया गया था जी, बनाया गया था ये फंड। ये किस लिए बनाया गया था, ताकि जो हमारे जो है जी कंट्री में स्पोर्ट्स है उसको एक तरह से प्रमोट किया जाए, कि क्योंकि स्पोर्ट्स क्या है, खेल क्या है, हमारी कंट्री के लिए ग्लोरी लेके आते हैं, एक तरह हमारा नाम बढ़ाते हैं, कंट्री की रेपुटेशन इंक्रीज करते हैं। तो इसलिए स्पोर्ट्स पर्सन को भी प्रमोट किया जाए, इस फंड से पैसा दिया जाए। तो इस फंड में से ये राशि दी जाती है, जब भी कोई जीत के आता है कुछ भी, जैसे अवार्ड मिल जाता है कुछ भी, तो उन्हें असिस्टेंस प्रोवाइड की जाती है। लेकिन 2016 में पहले इसमें कम राशि मिलती थी, लेकिन 2016 में जो खिलाड़ियों को इसमें से मनी दी जाती है उसकी जो रकम है, राशि है, वो इंक्रीज कर दी गई, कि जितना मनी है वो इंक्रीज कर दिया गया। देखो इसमें पहले पेंशन भी दी जाती थी खिलाड़ियों को इस फंड से, लेकिन पेंशन की प्रोविज़न वो हटा दी, क्योंकि पेंशन क्या है, जो मेरिटोरियस स्पोर्ट्स पर्सन होते हैं, मतलब जो अच्छे खासे अच्छे खिलाड़ी होते हैं,
जो अच्छा परफॉर्म करते हैं उनको पेंशन के लिए अलग स्कीम चलाई गई है, अलग योजना है। तो इसलिए इस जो फंड है, इस फंड से पेंशन की जो प्रोविजन है, धाराएं हैं, वो हटा दी। अब इस फंड के थ्रू पेंशन नहीं मिलती है खिलाड़ियों को, ये याद रखना है आपको। क्या है, यूपीएससी स्टेटमेंट में देखिए इतना पूछ लेगा कि जो ये फंड है दीनदयाल उपाध्याय नेशनल वेलफेयर फंड फॉर स्पोर्ट्स पर्सन, इससे क्या पेंशन भी दी जाती है खिलाड़ियों को? उसका जवाब होगा जी नहीं, गलत हो जाएगा वो स्टेटमेंट, पेंशन नहीं दी जाती है, ये याद रखना आपको, क्योंकि पेंशन के लिए अलग स्कीम योजना बनी हुई है। चलते हैं जी नेक्स्ट में। नेक्स्ट हमारा आरबीआई टू ट्रांसफर 99,122 करोड़ सरप्लस टू गवर्नमेंट। आरबीआई ने जी अभी इतने रुपए दिए हैं, किसको? गवर्नमेंट को दे दिए हैं। गवर्नमेंट को दे दिए जी, ये 9 मंथ के लिए दे दिए हैं, ये मतलब खर्चा करो जी 9 मंथ में जो उनको नुकसान हुआ है। लेकिन अभी बैंक के पास जो आरबीआई है उसने मेंटेन कर रखा है कंटिजेंसी रिस्क बफर जो 5.5% है। अब ये आरबीआई क्यों पैसे देता है जी, क्या कारण है गवर्नमेंट को जो ये मनी प्रोवाइड किया आरबीआई ने? देखो जी, आरबीआई पैसे इसलिए देता है क्योंकि अभी देखो गवर्नमेंट क्या है जी, आपको पता कोविड-19 आ रखा है, कोरोना वायरस की सेकेंड वेव में फाइनेंस की कमी वैसे हो रही है, गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर ज़्यादा हो रहा है, खर्चा ज़्यादा हो रहा है, तो गवर्नमेंट को पैसे की ज़रूरत है, इसलिए आरबीआई ने प्रोवाइड किए हैं। लेकिन आरबीआई ने दियो क्यों जी, क्या प्रोविज़न है? ऐसी कोई प्रोविज़न है क्या, ऐसा कोई एक्ट है? जी हाँ, बिल्कुल है। देखो आरबीआई जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है, हमारे देश आज़ाद होने से पहले ही बना दिया गया था अंग्रेज़ों ने, ब्रिटिश गवर्नमेंट ने 1934 में एक एक्ट पास किया जी, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1934, ये एक्ट पास किया, कानून बनाया, उसके तहत ये आरबीआई बना दिया, सेंट्रल बैंक है हमारे इंडिया का। तो इसमें ये प्रोविज़न है इस एक्ट में कि जो भी आरबीआई को प्रॉफिट होगा वो सेंट्रल गवर्नमेंट को ट्रांसफ़र कर देगा जी, मतलब अपने पास नहीं रखेगा। आरबीआई तो करेगा क्या इन पैसों का? सेंट्रल गवर्नमेंट का देगा, क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट तो वेलफेयर के लिए काम करती है, सिटीजन के लिए, मतलब हमारे जो भारतीय होते हैं जिन लोगों को, पुअर पीपल की वेलफेयर के लिए, उनके कल्याण के लिए काम करती है, तो उससे ट्रांसफ़र कर देता सेंट्रल गवर्नमेंट को, यानी कि जो हमारा सेंट्रल बैंक है आरबीआई है। जो भी फाइनेंसेस होते हैं जी, मैनेजर ऑफ फाइनेंसेस होता है ये आरबीआई, मतलब जो सेंट्रल गवर्नमेंट हो या स्टेट गवर्नमेंट हो जी, उनके जो भी फाइनेंस होता है उनको मैनेज करता है। और जो भी आरबीआई डिविडेंड आता है जी, जो भी मतलब जितना भी फ़ायदा होता है जी आरबीआई को डिविडेंड से, डिविडेंड का मतलब है जी आरबीआई शेयर वगैरह रखता है ना, शेयर वगैरह, सिक्योरिटी वगैरह, तो उनसे जो फ़ायदा होता है, शेयर पे जो हमें प्रॉफिट होता है ना, शेयर पे प्रॉफिट को बोलते हैं डिविडेंड। जितना भी आरबीआई के पास डिविडेंड आता है वो गवर्नमेंट को दे देता है, सरप्लस प्रॉफिट जितना भी होता है। इसके लिए जी एक टेक्निकल कमेटी भी बनी थी आरबीआई के बोर्ड आरबीआई बोर्ड की एक टेक्निकल कमेटी बनी थी, जिसके अध्यक्ष थे, हेड किया था वाई.एच. मालेगाम ने, ये नाम है जी आदमी का, इसने 2013 में जी हेड किया था, मतलब इसके चेयरमैन थे जी इस टेक्निकल कमेटी के, आरबीआई ने सेटअप की थी। उसने भी रिव्यू किया था आरबीआई के रिजर्व और सरप्लस को, और जो डिस्ट्रीब्यूशन पॉलिसी है आरबीआई की, आरबीआई पैसा देगा, मनी देगा किसको? गवर्नमेंट को, तो इसको भी रिव्यू किया था और रिकमेंड किया था जितना भी हायर ट्रांसफ़र होता है गवर्नमेंट को ट्रांसफ़र किया जाए, मतलब जितना भी मनी आरबीआई के पास जितना प्रॉफिट कमाता है गवर्नमेंट को ट्रांसफ़र किया जाए, इसने भी रिकमेंड किया था वाई.एच. मालेगाम कमेटी ने 2013 में। तो आपको इतना याद रखना है इसमें, वाई.एच. मालेगाम कमेटी किससे रिलेटेड है? तो किससे? इसने गवर्नमेंट को ट्रांसफ़र करने के बोला था आरबीआई का जो प्रॉफिट होता है, तो ये याद रखना है आपको। अब आरबीआई की अर्निंग कहाँ से होती है जी, कहाँ कहाँ से पैसा कमाता है, कहाँ कहाँ से मनी कमाता है ये आरबीआई? देखो जी, आरबीआई एक तो फॉरेन करेंसी असेट से कमाता है। आरबीआई के पास पता है जी आपको फॉरेन करेंसी होती हैं, विदेशी करेंसी, जैसे डॉलर हो गया, या चाइना की हो गई जी, आपका युआन हो गया जी, रेनमिनबी या युआन, येन जापान का येन हो गया, या यूरो हो गया, ब्रिटिश पाउंड हो गया, ये बहुत सारी करेंसी होती हैं जी, मुद्राएं होती हैं। जैसे करेंसी, जैसे हमारी देश की करेंसी है जी रुपया, ऐसी दूसरे देश की करेंसी मुद्रा डॉलर वगैरह, युआन डॉलर जैसे यूएसए की, तो ये बहुत सारी फॉरेन करेंसी होती हैं आरबीआई के पास, असेट होती हैं जी, फॉरेन करेंसी असेट, तो उनसे कमाता है जी आरबीआई, क्योंकि सिक्योरिटीज़ होती हैं, मतलब शेयर वगैरह खरीद लेता है आरबीआई, तो इनसे कमाता है जी, जो डिविडेंड फ़ायदा मिलता है। दूसरा जी, लोकल गवर्नमेंट बॉन्ड सिक्योरिटी वगैरह होती हैं आरबीआई के पास, उनसे जो रुपये कमाता है वो भी प्रॉफिट उससे भी मिलता है जी। नेक्स्ट एक है जी, जो स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट का जो मैनेजमेंट करता है बोरिंग की, मतलब बोरिंग जितने भी उधार लेते हैं जी स्टेट गवर्नमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट, उनकी सबकी लेखा जोखी किसके पास होती है जी, जो देखभाल करता है वो ये करता है जी आरबीआई। तो इसके मैनेजमेंट के लिए कुछ कमीशन भी लेगा कि मुझे पैसा दो, तो वही इसके पास जो पैसा होता है उसको भी वापस गवर्नमेंट के पास ट्रांसफ़र कर देता है। अब आरबीआई का एक्सपेंडिचर क्या होता है जी, मतलब इतना अर्निंग करता है, आरबीआई का खर्चा क्या क्या किस किस में होता है? आरबीआई का खर्चा मेन होता है जी प्रिंटिंग ऑफ करेंसी नोट्स, मतलब नोट छापने के लिए इसका खर्चा होता है, और स्टाफ मेंबर का,
जो भी आरबीआई में भाई नौकरी वगैरह कर रहे हैं उनमें भी तो खर्चा होता है, सैलरी वगैरह देनी होती है, ये सब उसका खर्चा होता है जी। बस यही था इसमें। चलते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट है जी डीआरडीओज कोविड-19 एंटीबॉडी डिटेक्शन किट। अभी क्या है, डीआरडीओ ने जी एक किट बनाई है जो कोविड-19 को डिटेक्ट कर सकेगी। डिटेक्ट का मतलब है जी पता लगाना कि कोविड-19 का जो है जी वायरस किसी के अंदर है या नहीं है, मतलब आपको कोरोना वायरस अफेक्ट किया है नहीं किया है उसका टेस्ट करना की किट बनाई है जी, टेस्ट करने की किट बनाई है ये। डीआरडीओ क्या आपको पता ही होगा जी, 1958 में ये गवर्नमेंट ने बनाई। एक कंपनी मान लो जी, कंपनी मान लो, आपको ज़्यादा समझ में नहीं आ रहा तो कंपनी मान लो, एक ऑर्गेनाइजेशन है। तो ये क्या है, गवर्नमेंट के यानी कि मिलिट्री के लिए, हमारी मिलिट्री के लिए जो सेना उसके लिए इक्विपमेंट वगैरह बनाती है, जैसे मिसाइल बना देती है जी, हेलीकॉप्टर, लड़ाकू विमान, गन, राइफल, ये सब कुछ बनाती है ये डीआरडीओ। इसका हेडक्वार्टर दिल्ली में है। इसकी एक लैब है, नाम है दीपस। डीआरडीओ की लैब है जी, एक लेबोरेटरी, जिसका नाम है दीपस डिफेंस इंस्टीट्यूट ऑफ फिजियोलॉजी एंड अलाइड साइंस, इसकी फुल फॉर्म है। इसने ये किट डेवलप की है जी, एंटीबॉडी डिटेक्शन किट, जिसका नाम है डीप कोवन। डीप कोवन है जी, याद रखना है एंटीबॉडी डिटेक्शन है। देखो जी पहले हमने माई लैब की एक किट पढ़ी थी, वो भी बनाई थी, जिससे सेल्फ डिटेक्शन किया जा सकता है, मतलब आप भी खरीद के इस किट से खुद ही टेस्ट कर सकते हो कोरोना वायरस है या नहीं है। ये एंटीजन बेस्ड थी। ये क्या करती थी, एंटीजन का पता लगाती थी हमारी बॉडी में कोई एंटीजन है या नहीं है। एंटीजन एंटीबॉडी क्या होते हैं जी, हम ऑलरेडी कई लेक्चर में ये पढ़ा है, फिर भी आपको नहीं पता है तो बता देता हूँ। एंटीजन होता है जी फॉरेन सब्सटेंस, विदेशी पदार्थ, जब हमारी बॉडी में कोई ऐसा सब्सटेंस घुस जाता है जो हमारी बॉडी नहीं जानती। जैसे कोरोना वायरस ही हमारी बॉडी के जानते थे कि कोई भी किसी की भी बॉडी के हमारे अंदर कोई कोरोना वायरस थोड़ी ना था, बाहर से आया है। तो ये क्या हो गया जी, हमारी बॉडी के लिए एंटीजन हो गया। और जैसे ही कोई एंटीजन हमारी बॉडी में एंटर करता है, घुस जाता है, तो उसके मारने के लिए, उसे बॉडी से बाहर निकालने के लिए हमारी बॉडी एक सब्सटेंस डेवलप करती है जी, प्रोड्यूस करती है, जिसका नाम है एंटीबॉडी। वो एंटीबॉडी होता है जी इसे एंटीजन को बाहर निकालने के लिए हमारी बॉडी से। तो ये क्या करेगा, एंटीबॉडी जो हमारी बॉडी में जनरेट होती है उसको ये डिटेक्ट करेगा। डीप कोवन ये किट है जो, क्योंकि जब भी कोई फॉरेन सब्सटेंस आता है एंटीबॉडी का प्रोडक्शन इंक्रीज हो जाता है, हमारी बॉडी में प्रोड्यूस होने लगता है, और ये डिटेक्ट करेगी हाँ एंटीबॉडी प्रोड्यूस हो रहे हैं, इसका मतलब हाँ कोई फॉरेन सब्सटेंस हमारी बॉडी में आया है, तो कंफर्म हो जाएगा जी कोरोना वायरस है या नहीं, समझ रहे हो। क्योंकि लक्षण देखेंगे, फिर सिम्टम देखेंगे इसी तरह के हो रहे हैं, और एंटीबॉडी भी इंक्रीज हो गई यानी कि कोरोना वायरस है, तो उसका इलाज किया जाएगा जी। डीप कोवन किट क्या है जी, ये देख लिया हमने। ये जो SARS-CoV-2 वायरस है, यानी कि कोविड-19 की बात हो रही है जी, कोरोना वायरस की, उसी का नाम है। ये उसका जो प्रोटीन है, स्पाइक प्रोटीन और न्यूक्लियो कैप्सिड प्रोटीन है, इन दोनों को डिटेक्ट कर सकता है जी ये किट क्या है जी, इसकी लाइफ होगी 18 मंथ तक, मतलब 18 महीने तक ये किट चल सकती है जी, इसका जीवन है 18 महीने का। और डीआरडीओ की जो दीपस लैब थी ना, दीपस लैब जिसने ये बनाया, उसने एक कंपनी के साथ मिलकर बनाया जिसका नाम है वैनगार्ड डायग्नोस्टिक प्राइवेट लिमिटेड, इस कंपनी के साथ मिलकर इसे बनाया जी। और ये एंटीबॉडी जो जी डिटेक्ट करेगी, ये किट है जो, इसे इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च, एक इंस्टीट्यूट है जी जो इंडियन गवर्नमेंट के अंडर काम करता है, तो ये इसने अप्रैल 2021 में ही इसे अप्रूवल दे दी थी, इस किट को अप्रूव कर दिया था कि हाँ ये किट कारगर होगी जिसे डीआरडीओ बना रहा है, तो इसको अप्रूवल दे दी थी, अनुमति दे दी थी। एंटीबॉडी क्या होती है जी, एंटीबॉडी हमने जान लिया, और इसको एंटीबॉडी को ये इम्यूनोग्लोबुलिन भी बोलते हैं, ये चीज़ आपको याद रखनी है, इम्यूनोग्लोबुलिन भी बोलते हैं, ये हमारी बॉडी को प्रोटेक्ट करती है जी। ये क्या है, एंटीबॉडी भी एक प्रोटीन ही होता है जो हमारी बॉडी का इम्यून सिस्टम, जो प्रतिरोधक क्षमता है जी हमारी बॉडी की, इम्यून सिस्टम है, वो क्या करता है, इसको जनरेट करता है, पैदा करता है, क्रिएट करता है, जब भी कोई हमारी बॉडी में फॉरेन सब्सटेंस यानी कि एंटीजन घुस जाता है, तो ये एंटीबॉडी को रिकॉग्नाइज करेगा जी। और एंटीबॉडीज क्या करती हैं, एंटीबॉडी एंटीजन को रिकॉग्नाइज करती है, पहचान करती हैं। देखो ये डीप कोवन क्या करेगा, एंटीजन को, एंटीबॉडी को रिकॉग्नाइज करेगा जो हमारी बॉडी में एंटीबॉडी जनरेट होंगी, और एंटीबॉडी क्या करेंगी, जो एंटीजन है इसको रिकॉग्नाइज करेंगी, ये फॉरेन सब्सटेंस को, और इसके पे अटैक करेंगी और हमारी बॉडी से रिमूव करेंगी इसको, तो यही काम होगा जी इसका। चलते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट है जी गवर्नमेंट वर्सेज व्हाट्सअप ऑन प्राइवेसी पॉलिसी। आपको सबको पता होगा जी, 3 से 4 बार ये हमने व्हाट्सअप पॉलिसी पढ़ी है, क्या है अभी भी न्यूज़ में, क्योंकि गवर्नमेंट है जी जो हमारी मिनिस्ट्री, आईटी मिनिस्टर है जी, और व्हाट्सअप के बीच में जी कंट्रोवर्सी हो गई है। उसने कहा है आईटी मिनिस्टर ने, भाई साहब जो आपने पॉलिसी बनाई है ना, नई प्राइवेसी पॉलिसी, जैसे ही आप व्हाट्सअप खोलते होंगे जी, पता होगा जी आपको एक विंडो खुल के आ जाती है व्हाट्सअप की जो ऐप है आपकी, उसमें वो मांगता है एग्री या डिसएग्री। अगर आपने एग्री कर दिया जी, जो व्हाट्सअप की नई प्राइवेसी पॉलिसी है, आप सहमत हो गए, व्हाट्सअप आपकी प्राइवेसी को अब मतलब इंक्रोचमेंट करेगा, आपके जो भी इन्फॉर्मेशन है सबको ले सकता है जी व्हाट्सअप। अगर आपने नहीं किया है तो नहीं ले सकता, यानी कि अभी टाइम दिया गया है जी, व्हाट्सअप ने भी टाइम दिया, और गवर्नमेंट ने भी व्हाट्सअप को बोला है कि भाई साहब ये प्राइवेसी पॉलिसी हम नहीं मानेंगे, ये मिनिस्ट्री ने बोला है।
अब मिनिस्ट्री ने कहा है तो मिनिस्ट्री ने जवाब मांगा है 25 मई को, मतलब 25 मई तक जवाब मांगा है कि आप हमें 25 मई तक जवाब दो ये प्राइवेसी पॉलिसी जो आपने अडॉप्ट की है व्हाट्सअप ने, कि कैसे ये अफेक्ट नहीं करेगी हमारे कंट्री के सिटीजन को, हमारे कंट्री के नागरिक को। तो 25 मई तक जवाब देगा जी व्हाट्सअप, समझ रहे हो। अब ये प्राइवेसी पॉलिसी है क्या जी, जानना ये जरूरी है। कब तक जवाब देगा नहीं देगा ये कोई मतलब नहीं है, ये पूछने वाला कोई नहीं है आपसे एग्जाम में। प्राइवेसी पॉलिसी है क्या जी, ये मेंस के लिए और प्री के लिए भी इंपॉर्टेंट है। इसकी पहली प्रोविजन है इन्फॉर्मेशन शेयरिंग विद थर्ड पार्टी सर्विसेज। देखो जी, जैसा आपको पता होगा जो व्हाट्सअप है वो किसकी है जी, फेसबुक की एक कंपनी है जी। और फेसबुक किसकी कंपनी है जी, फेसबुक आपको पता होगा जी मार्क जुकरबर्ग की है जी। ये अमेरिका की कंपनी है जी फेसबुक, और अमेरिका का ये मार्क जुकरबर्ग है जी। ये क्या है, जुकरबर्ग देख लेना स्पेलिंग क्या है जुकरबर्ग की, ऐसा ही नाम है, इंग्लिश नाम ऐसे ही होते हैं आपको पता है। मार्क जुकरबर्ग है, ये इसका मालिक है जी, इसका फाउंडर है, इसने बनाई थी, फाउंडर है जी, इसने बनाई थी ये फेसबुक। और फेसबुक ने ही व्हाट्सअप को खरीद लिया था बाद में, किसी और की कंपनी थी जी व्हाट्सअप, बाद में किसने खरीद लिया इसको, फेसबुक ने। अब ये क्या कह रहा है व्हाट्सअप, कि जो भी व्हाट्सअप यूज करते हैं कहीं, जैसे इंडिया में यूज करते हैं जी, तो इंडिया में जितने भी यूजर हैं उनको उसका डेटा, व्हाट्सअप पे जितना भी डेटा होता है जी, जितना भी उसका उसका डेटा, आपका मतलब जी इन्फॉर्मेशन, आपका मोबाइल नंबर, आपकी लोकेशन, आपके सारी इन्फॉर्मेशन, चैट के अलावा, आपकी चैट को छोड़ के, आप जो चैट करते हो ना, बातें करते हो, जो मैसेजिंग करते हो, उस मैसेज को छोड़ कर, वो मैसेज नहीं लीक किए जाएंगे, उस मैसेज को छोड़ के बाकी जितनी भी इन्फॉर्मेशन होती है वो थर्ड पार्टी को शेयर कर सकता है व्हाट्सअप। जैसे जी अपनी कंपनी है इसकी, फेसबुक भी अपनी कंपनी है, उसको दे सकता है, समझ रहे हो। नेक्स्ट क्या है, हार्डवेयर इन्फॉर्मेशन, आपके हार्डवेयर की इन्फॉर्मेशन दे सकता है, जैसे कौन सा आप मोबाइल यूज़ कर रहे हो, कौन सा सिग्नल यूज़ कर रहे हो जी, कौन सी बैटरी लेवल क्या है जी आपका, ऐप वर्जन कौन सा यूज़ कर रहे हो, ब्राउजर कौन सा इन्फॉर्मेशन है जी, ब्राउजर कौन सा यूज़ कर रहे हो, गूगल का कर रहे हो या आप कौन सा ब्राउजर कर रहे हो जी, मोजिला होते हैं जैसे ब्राउजर है ना, मोजिला, गूगल क्रोम वगैरह, ये जो ब्राउजर है कौन सा यूज़ कर रहे हो, मोबाइल नेटवर्क कौन सा यूज़ कर रहे हो जी, कनेक्शन इन्फॉर्मेशन सारा, मोबाइल नंबर आपका, मोबाइल ऑपरेटर कौन सा यूज़ कर रहे हो जी, जियो कर रहे हो या नेटवर्क आप आइडिया कर रहे हो या वोडाफोन या एयरटेल, सब की जानकारी देगा जी ये। डिलीटिंग द अकाउंट, अगर आपने अकाउंट डिलीट कर दिया बिना व्हाट्सअप को डिलीट किए हुए, मतलब आपने क्या है जी व्हाट्सअप पे जो अकाउंट है उसे डिलीट नहीं किया, बस व्हाट्सअप अकाउंट मतलब व्हाट्सअप ऐप डिलीट कर दिया आपने। देखो व्हाट्सअप डिलीट करना आपको, उससे पहले सेटिंग में जाकर व्हाट्सअप का अकाउंट डिलीट करना होता है, अगर आपको सारी इन्फॉर्मेशन आपकी डिलीट करनी है तो। अगर आपने व्हाट्सअप का अकाउंट डिलीट नहीं किया, उसके उसके डिलीट किए बिना आपने सिर्फ फ़ोन में से व्हाट्सअप की इन्फॉर्मेशन डिलीट कर दी, मतलब व्हाट्सअप की ऐप, व्हाट्सअप की एप्लीकेशन है जो ऐप है वो डिलीट कर दी, अनइंस्टॉल कर दी, तो आपका डेटा फिर भी व्हाट्सअप के पास रहेगा, क्योंकि आपने अकाउंट डिलीट नहीं किया, तो भी आपको ये जी आपकी जो जितनी भी इन्फॉर्मेशन है थर्ड पार्टी को दे सकता है। नेक्स्ट है जी डेटा स्टोरेज, ये क्या है, आपका जो जितना भी डेटा होगा, आपका कोई भी डेटा, जैसे आपका मोबाइल नंबर, आपकी लोकेशन, आपकी वो कोई भी जानकारी, प्रेफरेंस किस चीज़ में आप मतलब नेटवर्क कौन सा यूज़ कर रहे हो, ये सारी इन्फॉर्मेशन जो होगी व्हाट्सअप के पास ये डेटा स्टोरेज कर सकता है। और फेसबुक को या किसी और कंपनी को जो फेसबुक से अफिलिएटेड है, मतलब फेसबुक के साथ ही कोई कंपनी है दूसरी, तो उसको दे सकता है। और डेटा को ये क्या है जी, अमेरिका लेके जा सकता है, आपके डेटा को अमेरिका में स्टोर रख सकता है, इंडिया से ले जा सकता है। लोकेशन, आपकी लोकेशन क्या है जी, आपको पता होगा जब भी आप ऊपर से, जैसे आपका फ़ोन है जी, यहाँ पे आप नीचे एक विंडो खुलती है ना, नोटिफिकेशन बार होता है जहाँ पे नोटिफिकेशन आता है, इस विंडो को खोलते हो तो यहाँ पे जी, जो आपके मोबाइल के ऊपर या आपके मोबाइल में क्या है जी, ये मोबाइल है, यहाँ पे इन्फॉर्मेशन आ जाती है, यहाँ पे लोकेशन का एक बटन होता है, अगर आपने लोकेशन का बटन दबाए भी नहीं रखा है, मतलब लोकेशन ऑन भी नहीं कर रखी है, फिर भी व्हाट्सअप क्या है जी, आपकी लोकेशन पता लगा जा सकता है, किससे, आईपी एड्रेस से। आईपी एड्रेस क्या होते हैं, इंटरनेट प्रोटोकॉल एड्रेस, इसकी फुल फॉर्म है, ये वैसे होते हैं जी, जैसे मान लो आप किसी जगह पे रहते हो जी, गाँव में, आपका गाँव में कहीं किसी विलेज में घर है, उस विलेज का नाम होगा, वो कौन सी ब्लॉक में, तहसील में, तहसील का नाम होगा, कौन सी डिस्ट्रिक्ट में जी, डिस्ट्रिक्ट का नाम होगा, कौन से स्टेट में, स्टेट का नाम होगा, कौन सी कंट्री में, कंट्री का नाम होगा, समझ रहे हो, ये इन्फॉर्मेशन होती है जी। ऐसे इंटरनेट पे एड्रेस होता है जी, कुछ ऐसे करके 2.5 से ऐसे पॉइंट करके ऐसे होता है जी, डॉट डॉट करके बहुत सारा लंबा, तो उस आईपी एड्रेस से आपकी लोकेशन पता लगा सकता है जी। और आपके फ़ोन नंबर से, क्योंकि फ़ोन नंबर होगा व्हाट्सअप के पास, आपकी आईपी एड्रेस होगी, इनसे आपके एरिया कोड के बारे में पता लगेगा, कौन सी जगह पे रहते हो आप, कौन सी लोकेशन पे रहते हो, ये सारे सिटी, कंट्री, सबके बारे में लोकेशन पता लगा सकता है और इन्फॉर्मेशन को शेयर कर सकता है। पेमेंट सर्विस, जो आप देखो जी व्हाट्सअप ने ये फीचर भी लागू कर दिया है कि पेमेंट भी कर सकते हो, जैसे आप फ़ोन पे से करते हो या गूगल पे से करते हो या पेटीएम से करते हो, ऐसे इन्फॉर्मेशन मतलब ऐसे पेटीएम से भी आप पेटीएम पेमेंट कर सकते हो, मतलब पेमेंट से मतलब
व्हाट्सअप के पेमेंट सर्विस से आप पेमेंट कर सकते हो, और ये इन्फॉर्मेशन जो आपकी होगी, आपका पेमेंट अकाउंट क्या है, आपकी ट्रांजैक्शन इन्फॉर्मेशन कितनी है, मतलब कितने पैसा आपने किसको मनी ट्रांसफ़र की, ये इन्फॉर्मेशन भी व्हाट्सअप ले सकता है। अब इससे परेशानी क्या है जी, देखो आपका कोई ऐसा प्राइवेट इन्फॉर्मेशन तो व्हाट्सअप लेगा नहीं, इससे आपको पर्सनली कोई नुकसान तो है नहीं, लेकिन फिर भी नुकसान क्या है जी, इससे परेशानी क्या क्या है और किस लिए इस पॉलिसी को क्रिटिसाइज़ किया जा रहा है। क्रिटिसाइज़ का मतलब जी आलोचना क्यों की जा रही है, इसकी क्यों बुराई की जा रही है। मिनिस्ट्री ने कहा जी व्हाट्सअप जो पॉलिसी है, प्राइवेसी पॉलिसी, ये क्या जी जो इन्फॉर्मेशनल प्राइवेसी है और डेटा सिक्योरिटी है उसके अगेंस्ट है जी। इंडियंस की जो प्राइवेसी है, निजता है जी, प्राइवेसी, उसके अगेंस्ट है, और डेटा की सिक्योरिटी है उसके भी अगेंस्ट है। जो प्राइवेसी पॉलिसी है जी, ये श्री कृष्णा कमेटी की रिपोर्ट है उसके अगेंस्ट है जी, उसके साथ कॉन्ट्राडिक्ट करती है ये व्हाट्सएप की प्राइवेसी पॉलिसी, क्योंकि श्री कृष्णा कमेटी बैठी थी जिसके कारण एक डेटा प्रोटेक्शन बिल 2019 में लाया गया था हमारे इंडिया में पार्लियामेंट में, तो उसके अगेंस्ट है। श्री कृष्णा कमेटी ने कहा था एक डेटा लोकलाइजेशन का एक प्रिंसिपल दिया था, सिद्धांत, उसके अगेंस्ट है डेटा लोकलाइजेशन। इसका मतलब ये जी जितना हमारे इंडियंस का डेटा होगा वो इंडिया में ही स्टोर होगा, इंडिया में ही सर्वर बनेगा, उसमें स्टोर होगा। लेकिन ये व्हाट्सएप प्राइवेसी पॉलिसी क्या है जी, ये हमारा डेटा है जो यूएस में, अमेरिका में जाकर सेव करेगी, स्टोर करेगी। तो ये डेटा लोकलाइजेशन का जो प्रिंसिपल है उसके अगेंस्ट भी है जी ये प्राइवेसी पॉलिसी। नेक्स्ट क्या जी, जो प्राइवेसी पॉलिसी है ये क्या है, हमारा जो मेटा डेटा है, जितना भी डेटा है वो हमारा कन्वर्सेशन को छोड़ के, मतलब जो चैटिंग होती है उस चैटिंग को छोड़ के सारा डेटा किसी और के साथ शेयर कर सकती है जी। ऐसे कैसे हो सकता है जी, ये इसके भी ये भी कंसर्न है जी, ये भी प्रॉब्लम है। दूसरा ये जी, अगर मान लो जी आप डिसएग्री करते हो व्हाट्सअप की प्राइवेसी पॉलिसी, तो आप व्हाट्सअप को यूज नहीं करोगे जब से ये व्हाट्सअप की प्राइवेसी पॉलिसी लागू हो जाएगी, इंप्लीमेंट हो जाएगी, समझ रहे हो। अगर आपने डिसएग्री कर दिया मतलब आप व्हाट्सअप को यूज़ नहीं कर सकते हो उसके बाद, अगर जब से ये व्हाट्सअप प्राइवेसी पॉलिसी लागू हो जाएगी, तो ये भी एक कंसर्न है जी। तो यही था जी आज के लेक्चर में। अब क्वेश्चन करेंगे कुछ हम। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा इंटरनेशनल क्रिमिनल कोड, कई बार हमने करंट अफेयर में भी कंप्लीट किया है और कई बार ये स्पेशल लेक्चर लिया हुआ है जी इसके बारे में, तो आपने देखा भी होगा। आपको इसके रिगार्डिंग इन्फॉर्मेशन दी हुई है, कुछ स्टेटमेंट बताना है, करेक्ट कौन सी है। इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट, करेक्ट स्टेटमेंट बतानी है जी आपको, करेक्ट। पहली बोल रही है कि ये जो कोर्ट है ये फर्स्ट परमानेंट ट्रीटी बेस्ड, मतलब ट्रीटी का मतलब है संधि, संधि एग्रीमेंट करके ट्रीटी बेस्ड फर्स्ट परमानेंट इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट है जो एस्टेब्लिश किया गया था। किस लिए, ताकि जो परपेट्रेटर हैं यानी कि अपराधी हैं उनको जी जो सीरियस क्राइम करते हैं, गंभीर अपराध करते हैं, इंटरनेशनल कम्युनिटी के लिए जो कंसर्न है, प्रॉब्लम है, उस अपराधों का अंत किया जाए, इसलिए कोर्ट बनाया था। नेक्स्ट है जी ये आईसीसीआई, ये यूनिवर्सल टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन है, इसका मतलब जो इसका दायरा है, इसकी जो पावर है यूनिवर्सल है, यूनिवर्सल टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन है, जो इन्वेस्टिगेट कर सकता है और प्रोसिक्यूट कर सकता है क्राइम्स को ऑफ इंटरनेशनल कंसर्न, जो भी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे जी प्रॉब्लम होती है, ऐसे अपराध जो सभी के लिए हो सकते हैं उनको इन्वेस्टिगेट कर सकता है जी, जांच कर सकता है, और किसी भी क्राइम्स के लिए प्रोसिक्यूट कर सकता है ये इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट। अब इंडिया और यूएस भी इसके मेंबर हैं जी इस कोर्ट के। आपको करेक्ट बताना जी कौन सा करेक्ट स्टेटमेंट है, आपके ऑप्शन है जी ये 1 ओनली, 1 3 2 3 और 1 2, ये 1 2 है जी लास्ट वाला। देखो जी तीसरा बिल्कुल गलत है, ना तो इंडिया इसका मेंबर है, ना यूएस इसका मेंबर है, और ना चाइना इसका मेंबर है। और ये कोर्ट बनाया था जी, हमने अच्छी तरह से पढ़ा था इसके बारे में। इसका जो फॉर्मेशन है जी 2002 में होता है, 2002 में एक रोम स्टैच्यूट के जरिए। रोम इटली में एक जगह है जी, इटली की कैपिटल है, यही मान लो आप, इटली एक कंट्री है यूरोप में। तो रोम स्टैच्यूट यानी कि लॉ, स्टैच्यूट का मतलब होता है जी लॉ, स्टैच्यूट, ये इसके द्वारा बनाया गया था, रोम स्टैच्यूट के द्वारा। ये ट्रीटी है जी, एक ट्रीटी, संधि हुई थी ये उस, तो बहुत सारी कंट्री ने मिलकर इंटरनेशनल कोर्ट, इसका जो हेड क्वार्टर है वो हेग में है जी। हेग कहाँ पे, नीदरलैंड में, नीदरलैंड भी यूरोप में एक कंट्री है जी। तो तीसरा भी गलत है जी और दूसरा भी गलत है, क्योंकि देखो जब इसके ये कई सारे कंट्री मेंबर तो है नहीं, तो यूनिवर्सल इसका जो टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन कैसे हो जाएगा, मतलब इसकी पावर यूनिवर्सल कैसे हो जाएगी। यूनिवर्सल का मतलब है पूरे वर्ल्ड पे अपनी पावर अपनाएगा। जब इसके सारे मेंबर नहीं है कंट्री, तो उन कंट्री पे कैसे ये पावर अडोप्ट कर सकता है, तो ये स्टेटमेंट भी गलत होगी जी। तो सिर्फ ओनली 1 करेक्ट है जी, ए। चलते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट है जी, आपको बताना है करेक्ट स्टेटमेंट पेटेंट के रिगार्डिंग। ए पेटेंट इज ए कन्फरल बाय द स्टेट ऑफ एन एक्सक्लूसिव राइट टू मेक यूज एंड सेल एन इन्वेंटिव प्रोडक्ट और प्रोसेस। पेटेंट का मतलब ये है जी, कोई भी आप चीज़ बनाते हो उसके लिए आपको राइट मिल जाता है, उस प्रोडक्ट को और प्रोसेस का भी राइट मिल जाता है, एक्सक्लूसिव राइट कि उसको कोई और नहीं बेच सकता। नेक्स्ट है जी, ये स्टेट प्रोवाइड कर देता है जी आपको ये राइट कि उस चीज़ पे आपका ही राइट है, एक्सक्लूसिव मतलब सिर्फ आपका ही अधिकार है, उस प्रोडक्ट को आप ही बना सकते हो और आप ही बेच सकते हो, और उस प्रोसेस पे भी और प्रोडक्ट पे भी। नेक्स्ट कह रहा है जी, पेटेंट लॉज आर यूजुअली जस्टिफाइड ऑन द ग्राउंड दैट पीपल हैव समथिंग ऑफ नेचुरल एंड मॉरल राइट टू क्लेम कंट्रोल ओवर देयर इन्वेंशन।
पेटेंट एक ऐसी अच्छी चीज़ है जी, आपने कोई इन्वेंशन की, आविष्कार किया, उसके लिए आपको अधिकार दिया जाता है उस चीज़ को आप भी बेच सको, क्योंकि आपने मेहनत किया उस चीज़ को बनाने में। तो जितना आपका खर्चा आया उस पर आप निकाल सको, जितना भी एक्सपेंडिचर किया है, कि आप कितना भी दाम रख सकते हो जी, कितना भी प्राइस रख सकते हो उस चीज़ को बेचने के लिए। तो ये लगभग 20 साल के लिए दिया जाता है जी, 20 ईयर्स के लिए जनरली। और ये हमारे इंडिया में भी एक एक्ट बनाया हुआ है जी 1970 का, पेटेंट एक्ट। और डब्ल्यू भी इस बात को मानता है जी, डब्ल्यू की ट्रीटी है, ट्रिप्स नाम से एग्रीमेंट है जी, उसमें भी ये है। और इसकी दोनों स्टेटमेंट बिल्कुल सही है जी, सी आंसर करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट में। नेक्स्ट बताना जी आपको करेक्ट ट्रॉपिकल साइक्लोन्स के रिगार्डिंग स्टेटमेंट दी हुई है। ट्रॉपिकल साइक्लोन है जी, वो एनर्जी उसकी ज़रूरत होती है उसे, और वो एनर्जी मिलती है जी गर्म पानी से, वार्म वाटर से। और जो ह्यूमिड एयर होती है जी ट्रॉपिकल ओशन के ऊपर, जो ओशन होता है जी समुद्र के ऊपर से ये एनर्जी लेता है वाटर से, और ह्यूमिड एयर से जी, आर्द्र एयर से। एयर मतलब ह्यूमिड एयर का जो एयर, ह्यूमिड एयर का मतलब है जिस एयर में, हवा में मॉइस्चर होता है, पानी होता है। पास्ट में जी अगर पास्ट फ्यू ईयर का डेटा देखें, कुछ बीते हुए साल का डेटा देखें, तो लगभग एनुअली सबसे ज़्यादा साइक्लोन जी अरेबियन सी में आ रहे हैं, बे ऑफ बंगाल से ज़्यादा। तो ये सही है क्या, आपको बताना है करेक्ट कौन सी स्टेटमेंट, पहली दूसरी, या दोनों सही या दोनों गलत। देखो जी पहली स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, दूसरी बिल्कुल गलत है, क्योंकि ज़्यादा पिछले 5 जो साइक्लोन आए हैं उसमें से सिर्फ एक आया अरेबियन सी में, और 5 आए बे ऑफ बंगाल में। तो बे ऑफ बंगाल में ज़्यादा साइक्लोन आते हैं अरेबियन सी के अपेक्षा। तो करेक्ट हो जाएगी जी ए स्टेटमेंट। और अरेबियन सी और बे ऑफ बंगाल आपको पता होना चाहिए जी, ये हमारा इंडिया है, इंडिया के लेफ्ट हैंड साइड में ये अरेबियन सी है, जो इंडियन ओशियन का ही पार्ट है अरेबियन सी। और ये बे ऑफ बंगाल है जी, ये भी इंडियन ओशन का ही पार्ट है, राइट हैंड साइड में जी, ये हमारे इंडियन कोस्ट के। नेक्स्ट है जी हमारा, ये कुछ स्टेटमेंट दी हुई हैं आपको, करेक्ट बताना है इसमें भी। हाउसिंग फाइनेंस कंपनी जो होती हैं, ये आरबीआई के डायरेक्ट कंट्रोल में होती हैं। जो हाउसिंग फाइनेंस कंपनी है जी, इनका जो लैंडिंग रेट होता है, मतलब जो ब्याज की दर होती है जी वो जिनकी, वो किस पे बेस्ड होती है, मार्जिनल कॉस्ट ऑफ लैंडिंग रेट पे बेस्ड होती है, या फिर रेपो रेट पे बेस्ड होती है। इसके अनुसार ही निर्धारित करती हैं ये रेट। कौन सा सही है जी, फर्स्ट सेकंड दोनों सही या दोनों गलत। फर्स्ट बिल्कुल सही है जी, ए आंसर हो जाएगा, दूसरा गलत है, क्योंकि हाउसिंग फाइनेंस कंपनी जरूरी नहीं है जी ये एमसीएलआर और रेपो रेट पे ही अपना लैंडिंग रेट फिक्स रखे, क्योंकि इन्होंने तो ज़्यादा से ज़्यादा लैंड करना जी, उधार देना लोगों को, ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट कमाना, तो ये अपना रेट कम रखती हैं जी, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोन इन कंपनियों से ले, हाउसिंग फाइनेंस कंपनी से। ये नॉन बैंकिंग टाइप कंपनी होती हैं जी, आरबीआई का डायरेक्ट कंट्रोल होता है, ये याद रखना आपको। नेक्स्ट है जी आपको बताना है एक्स टू कंजर्वेशन मेथड कौन सा है। देखो जी इंसिटू और एक्सिटू क्या होता है, एक्स2 होता है जी, जैसे मान लो जिस जंगली जानवर का या जिस पेड़ पौधे का जो हैबिटेट है, उस हैबिटेट में से बाहर उसको रखा जाए। ऐसा समझो जैसे आपका घर है जी, ये आपका घर है और आप रहते हो, अगर आपको आपके घर में ही रखा जाए तो ये हो गया इंसिटू रेजिडेंस हो गया जी आपका। इंसिटू कंजर्वेशन, आपका संरक्षण कैसे हो रहा है, इंसिटू आपके घर में ही रखा जा रहा है। और अगर आपको घर से बाहर रखा जाए, मान लो किसी पड़ोसी के घर में, या कहीं बाहर जंगल में रखा जाए आपको, या कहीं रोड पे, सड़क पे आपको रखा जाए जी, तंबू टाक दिया आपके लिए, तंबू बना दिया, किसका, तिरपाल, ये पोलोथीन का तंबू बना दिया जी, टाक दिया, और उसमें आप रह रहे हो, तो ये हो गया जी एक्स टू आपके घर से बाहर, आपके घर से बाहर। ऐसी जंगली जानवरों को अगर मान लो उनके फॉरेस्ट में रखा जाए, जंगलों में जहाँ पे वो मिलते हैं वहाँ पे रखा जाए, वो है इंसिटू कंजर्वेशन। और इन जंगलों से बाहर रखा जाए तो एक्सिटू कंजर्वेशन। जब किसी पेड़ पौधे को वहीं पे उगाया जाए फॉरेस्ट में जहाँ पे वो मिलता है उस जंगल में, तो इंसिटू कंजर्वेशन। और अगर उस फॉरेस्ट से बाहर तो एक्सिटू। समझ आ गए। अब आपको क्या बताना है, एक्सिटू कंजर्वेशन मेथड क्या है, कौन कौन से, ये बताना है। बॉटनिकल गार्डन, जोलॉजिकल पार्क, सेग्रेड ग्रुप्स, वाइल्ड लाइफ सफारी पार्क। आपके ऑप्शन ये जी, पढ़ लो आप। और इसका करेक्ट आंसर क्या है जी, ये सेग्रेड ग्रुप्स क्या है जी, ये इंसिटू कंजर्वेशन है। इंसिटू कंजर्वेशन मतलब इसमें जहाँ पे जो पेड़ होता है वहीं पे उस संरक्षण किया जाता है, वहीं पे जंगली जानवरों को रखा जाता है, ये इंसिटू कंजर्वेशन है। तो ये हटा दो जी, 3 जहाँ जहाँ आपका आंसर आ जाएगा डी, 1 2 4 डी करेक्ट आंसर है जी। ये एक्सिटू है दोनों, इनमें बाहर से जंगली जानवर लाए जाते हैं और रखे जाते हैं। जैसे जू है जी, चिड़ियाघर, चिड़ियाघर में वहीं पे थोड़ी ना पाए जाते हैं, बहुत सारी जगह से डिफरेंट टाइप के जंगली जानवर लाए जाते हैं, वहाँ पे रखे जाते हैं, पेड़ पौधे उगाए जाते हैं। समझ रहे हो, तो ऐसे होते हैं एक्सिटू कंजर्वेशन। चलते हैं जी नेक्स्ट पे, आपको बताना है बायोडाइवर्सिटी क्या होती है, इसके रिगार्डिंग स्टेटमेंट दिए, करेक्ट बताना है। बायोडाइवर्सिटी का मतलब है जी ऐसी टर्म, ये एडवर्ड विल्सन नाम का एक आदमी था, सोशियो बायोलॉजिस्ट, इसने इसको पॉपुलराइज किया था बायोडाइवर्सिटी वाली टर्म को। नेक्स्ट है जी स्पीसीज, जो बायोडाइवर्सिटी है, स्पीसीज डाइवर्सिटी उसका मतलब है कि सिंगल स्पीसीज, एक स्पीसीज की बहुत ज़्यादा जनसंख्या होना। समझ रहे हो,
तो आपको बताना करेक्ट कौन सा, पहला करेक्ट है जी, क्योंकि बायोडाइवर्सिटी का मतलब ही है विविधता, मतलब डिफरेंट तरह के पेड़ पौधे, जंगली जानवर या डिफरेंट तरह के स्पीसीज हों। लेकिन ये कह रहा है सिंगल स्पीसीज, ना डिफरेंट होने चाहिए जी। सिंगल स्पीसीज का मतलब डाइवर्सिटी नहीं है, डाइवर्सिटी का जहाँ भी मतलब आया मतलब डिफरेंट बहुत सारे तरीके के, तो ये अलग हो जाएगा जी, ए हमारा करेक्ट हो जाएगा स्टेटमेंट। नेक्स्ट बताना जी आपको बायोडाइवर्सिटी के रिगार्डिंग बताना है स्टेटमेंट करेक्ट। ये कह रहा है मोर देन 70% ऑफ ऑल द स्पीसीज रिकॉर्ड आर प्लांट, जितने भी हमारी बायोडाइवर्सिटी है जी, प्लांट स्पीसीज एनिमल्स वगैरह, उनमें 70% से ज़्यादा लगभग पौधे पाए जाते हैं, मतलब प्लांट। नेक्स्ट बताना जी अमंग एनिमल, जितने भी एनिमल पाए जाते हैं उनमें से 70% से ज़्यादा इंसेक्ट वगैरह होते हैं जी। इंसेक्ट मतलब मच्छर वच्छर ये होते हैं जी, छोटी छोटी टिक्स वगैरह, चीचड़ी वगैरह, ये छोटे छोटे इंसेक्ट वगैरह होते हैं, उनमें से 70% से ज़्यादा जो एनिमल होते हैं। आपको बताना जी करेक्ट कौन सा है। दूसरा करेक्ट है जी, बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्योंकि पहला गलत है। आप ही सोचो जी, जब इंसेक्ट भी एक एनिमल है, अब जैसे यहाँ पे फॉरेस्ट में पेड़ ज़्यादा हैं या मच्छर ज़्यादा होंगे? अब आप ही देखो, आपके घर में ही इतने होंगे मच्छर, हज़ारों में लाखों में मच्छर होंगे जी। और जो फॉरेस्ट एरिया जी, पेड़ पौधे के अराउंड तो लाखों में मच्छर होते हैं जी, करोड़ों में, इतने पेड़ नहीं होते, उससे ज़्यादा मच्छर होते हैं। तो एनिमल ज़्यादा होंगे या प्लांट ज़्यादा होंगे स्पीसीज में? एनिमल ज़्यादा होंगे, यहाँ पे लिखा है प्लांट, तो 70% से ज़्यादा एनिमल्स हैं ना कि प्लांट्स। तो ये चीज़ आपको याद रखनी है जी। तो हमारा स्टेटमेंट बी करेक्ट हो जाता है जी। हाँ ये बात सही है, जितने भी एनिमल्स हैं उसमें सबसे ज़्यादा 70% से भी ज़्यादा इंसेक्ट मिलते हैं, मच्छर वगैरह। चलते हैं जी नेक्स्ट पे। नेक्स्ट है मच्छर बोलते हैं जी मॉस्किटो को, अगर आपको नहीं पता, अंग्रेज लोग हो तो आप ज़्यादा ही ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से पढ़ के आए हो। नेक्स्ट है जी कम्युनिटी के रिगार्डिंग स्टेटमेंट दी हुई है, आपको बताना कम्युनिटी का क्या मतलब है। देखो जी कम्युनिटी का मतलब क्या है, ये स्टेटमेंट करेक्ट बताना आपको। ये ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म है, ये किसी जीव का, प्राणी का एक ग्रुप है, समूह है, जिसमें सेम स्पीसीज होती है। यूजुअली सेम स्पीसीज के लोग होते हैं, या लोग हो जी, या कोई जंगली जानवर हो, या पेड़ पौधे हो, कोई भी स्पीसीज में कुछ भी हो सकता है जी। ये स्पीसीज में सेम स्पीसीज का होगा, और ये क्या है, एक डिफाइंड एरिया को ऑक्यूपाई करते हैं कुछ समय के लिए, स्पेसिफिक टाइम के लिए, मतलब एक समय के लिए, स्पेसिफाइड टाइम के लिए एक ही एरिया में रहते हैं और सेम स्पीसीज रहते हैं, उसको बोलते हैं कम्युनिटी। क्या ये सही है क्या? कम्युनिटीज इन मोस्ट इंस्टेंसेज आर नेम्ड आफ्टर द डोमिनेंट प्लांट फॉर्म। ये कम्युनिटीज के जो नाम रखे जाते हैं जी, उन प्लांट है जो डोमिनेंट प्लांट होता है उसके नाम पे रखे जाते हैं, जो डोमिनेंट प्लांट फॉर्म होती है स्पीसीज की, उसके नाम पे ही रखे जाते हैं। ये आपको बताना है जी कौन सा करेक्ट स्टेटमेंट है। पहला दूसरा दोनों सही है, दोनों गलत। देखो जी पहला बिल्कुल गलत है, क्योंकि ये कम्युनिटी की डेफिनेशन नहीं है, ये है पॉपुलेशन की। पॉपुलेशन होती है सेम स्पीसीज की और डिफाइंड एरिया में स्पेसिफिक टाइम के लिए रहती है। कम्युनिटीज होती है डिफरेंट स्पीसीज की, यहाँ पे डिफरेंट लिखा होता और डिफरेंट एरिया में और डिफरेंट टाइम में, तो बिल्कुल सही होता। समझो, देखो डिफाइंड एरिया हो या स्पेसिफिक टाइम भी हो, पर डिफरेंट स्पीसीज होना चाहिए, एक स्पीसीज नहीं होनी चाहिए सेम स्पीसीज। तो कम्युनिटीज होती है डिफरेंट स्पीसीज की, तो ये बिल्कुल गलत हो जाएगा। हाँ ये बिल्कुल सही बात है कि डोमिनेंट प्लांट होता है, कोई प्रमुख पौधा होता है, उसी के नाम पे कम्युनिटी का नाम रखा जाता है। ये बिल्कुल सही है, यानी कि बी करेक्ट हो जाएगा हमारा। नेक्स्ट है जी हमारा पिरामिड ऑफ नंबर के बारे में बताना स्टेटमेंट कौन सी करेक्ट है। पिरामिड आपको पता है जी, ऐसा कुछ शेप होता है जी, ऐसा कुछ होता है। देखो वैसे तो ये ट्राइंगल लग रहा होगा आपको, लेकिन ये 3D फॉर्म में होता है। इधर से देखो जी, इधर से भी ऐसे लगेगा, इधर से भी, इधर से भी, इधर से भी, मतलब जैसे प्रिज्म होता है, प्रिज्म ऐसी पिरामिड को होता है। लेकिन प्रिज्म और पिरामिड में कुछ फर्क होता है जी। प्रिज्म का दो बेस होते हैं, टू साइड बेस होता है, और प्रिज्म का एक ही बेस होता है। जैसे यहाँ पे रखा जी, ये एक ही बेस होगा और ऊपर चारों साइड से ऐसे ही होगा जी, ये एंगल की, ये ट्रायंगल की तरह। तो आपको बताना जी ऐसे पिरामिड रखा जाता है किसका, नंबर का पिरामिड क्या है जी, नंबर। जैसे मान लो जी कोई पॉपुलेशन है, जनसंख्या जी, या एनिमल है, एनिमल की कितनी संख्या है, ये संख्या के बारे में एक पिरामिड की तरह शो करते हैं जी। इसे बायोलॉजिस्ट, मतलब एक तरह से ज्योग्राफर या बायोलॉजिस्ट बोल लो जी आप, पिरामिड बना देते हैं। जैसे मान लो जी ये पिरामिड बना दिया, इस पिरामिड में क्या होगा, सबसे नीचे क्या है जी, बेस ज़्यादा है, यानी कि पॉपुलेशन यहाँ पे सबसे ज़्यादा आएगी। उसके बाद ये बेस घटता जा रहा है, इनकी पॉपुलेशन कम आएगी। जैसे मान लो जी सबसे ज़्यादा, जैसे यहाँ पे नीचे आ जाएगा, कोई एनिमल्स वगैरह हैं सबसे ज़्यादा। जैसे मान लो जी प्लांट है, फॉरेस्ट सबसे, जैसे आगे नीचे। फिर उसके बाद जैसे मान लो जी, इसके बाद कोई इन्हें जो खाता है जी, जैसे मान लो इन्हें जो खाते हैं जी, कौन खाता है इन्हें, एनिमल्स वगैरह खाते हैं जी, या फिर आप खाते हो, जो ह्यूमंस वगैरह हैं, फल फ्रूट वगैरह, तो वो आ जाएंगे। मतलब एनर्जी लेवल भी क्या है, ऊपर जाते हैं तो एनर्जी का पिरामिड भी क्या है जी, ये ऐसे अपराइट होता है, इसे बोलते हैं अपराइट, मतलब सीधा पिरामिड बना हुआ, अपराइट बोलते हैं इसे, अपराइट बोलते हैं जी इसे, अपराइट सीधा बना है ये। अगर इसे उल्टा बना दें हम, ये ऐसे ऐसे, अब नीचे की तरफ हो गया ना उल्टा, इसे बोलते हैं जी इन्वर्टेड। तो ये जो अपराइट होता है जी, एनर्जी का पिरामिड होता है ना, ऊर्जा का पिरामिड भी अपराइट होता है, ऑलवेज अपराइट, क्योंकि
यहाँ पे मान लो प्लांट से जो एनर्जी लेंगे उनमें कम आएगी, क्योंकि प्लांट वगैरह में एनर्जी ज़्यादा होती है, वो खाएंगे 10% ही एनर्जी बचती है जी अगले स्पीसीज़ के लिए। फिर मान लो जी बकरी है, जैसे गोट, गोट ने खाया घास, घास फिर गोट को खा गया जी शेर, लायन, तो लायन में जी लायन के लिए कम एनर्जी बचेगी, क्योंकि गोट ने 10%, मतलब यहाँ पे 90% लॉस हो गया था एनर्जी का, 10% बची थी, उसका 10%, मतलब उसका 10% ही बचेगी आगे लाइन के लिए, समझ रहे हो। फिर आगे ऐसे ही बढ़ते जाते हैं जी एनर्जी का लेवल, ऐसे पिरामिड होता है जी किसका, नंबर का, नंबर का पिरामिड भी होता है जी। तो सबसे ज़्यादा स्पीसीज, फिर उससे कम, उससे कम, उससे कम। ये कैसा होता है जी, इन्वर्टेड होता है या अपराइट होता है, ये आपको स्टेटमेंट में बताना और इसके रिगार्डिंग दी हुई है। जो नंबर का पिरामिड होता है जी वो डील करता है रिलेशनशिप बिटवीन द नंबर ऑफ प्राइमरी प्रोड्यूसर और कंज्यूमर, मतलब ये पिरामिड बताता है जी प्रोड्यूसर और कंज्यूमर के बारे में क्या रिलेशनशिप है। प्रोड्यूसर मतलब पैदा करने वाला, जैसे प्लांट स्पीसीज हैं जी, पौधे, पौधे फॉरेस्ट एरिया अपना खाना खुद बनाते हैं ना, ये हो गए प्राइमरी। कंज्यूमर हो गए जी खाने वाले, ग्राहक, एक तरह से इन्हें कंज्यूम करने वाले, भोगने वाले, जैसे फॉरेस्ट को कौन, गोट खाती है जी घास वगैरह को, और आप भी तो खाते हो ह्यूमंस भी फॉरेस्ट को, क्योंकि फल वगैरह जो भी यहाँ से फ्रूट वगैरह आते हैं जी, या सब्जी वगैरह बनाते हो जी किसी से, पालक वगैरह हो गई, मेथी वगैरह, ये क्या है, ये प्लांट स्पीसीज हैं, आप खाते हो, कंज्यूमर हो गए। तो इनके बारे में रिलेशनशिप बताता है ये नंबर का पिरामिड। क्या सही है ये स्टेटमेंट। नेक्स्ट है जी, इन्वर्टेड पिरामिड ऑफ नंबर इज फाउंड इन पोन्ड इकोसिस्टम। जो पोन्ड इकोसिस्टम है जी, यानी कि पानी की बात हो रही है, ओशंस वगैरह, उसमें क्या है, इन्वर्टेड पिरामिड होता है नंबर का, मतलब उल्टा होता है ऐसा पिरामिड कि सबसे कम नीचे होंगे, उससे ज़्यादा फिर स्पीसीज ऊपर होंगे, फिर ऊपर उससे ज़्यादा, ऐसे होंगे जी। जो पिरामिड ऑफ नंबर है जी डज नॉट टेक इनटू अकाउंट द फैक्ट द साइज ऑफ ऑर्गेनिज्म बीइंग काउंटेड इन ईच टॉपिक लेवल। ये क्या जी, नंबर का जो पिरामिड है वो ईच टॉपिक लेवल पे, टॉपिक लेवल होते हैं जी, जैसे ये हो गया एक टॉपिक लेवल, दूसरा, तीसरा, पहले प्लांट स्पीसीज, फिर कौन सा इन्हें खा रहा है चीज़, फिर कौन सी अगली इसे खा रही है प्रोड्यूसर, मतलब कंज्यूमर को। तो ये होता है जी टॉपिक लेवल। इस टॉपिक लेवल पे कितना साइज है जी, उसको नहीं ये अकाउंट में, मतलब उसको नहीं गिनता, काउंट नहीं करता पिरामिड ऑफ नंबर, इसको कोई कंसिडरेशन नहीं करता इसका। तो आपको ये बताना जी कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है, 1 2 2 3 1 3 या ऑल ऑफ द अबव। देखो जी दूसरा स्टेटमेंट बिल्कुल गलत है, क्योंकि जो नंबर का पिरामिड है जी वो क्या है, पॉन्ड में इन्वर्टेड, ये कह रहा फाउंड इन पॉन्ड सिस्टम इज इन्वर्टेड, वो इन्वर्टेड नहीं होता, बल्कि कैसा होता है जी, ये होता है जी अपराइट। तो ये स्टेटमेंट क्या हो जाएगी जी, एक सेकेंड मुझे कंफर्म करने दो जी, ये पॉन्ड का, इसमें मुझे कन्फ्यूजन है जी, इसे हम कल करेंगे इसको, इसमें कुछ स्टेटमेंट 3 और 2 पे मुझे कन्फ्यूजन है, तो इसे कल करेंगे। चलो आज ही कर लेते हैं इसे। इसका क्या है देखो, इसमें क्या है, ये इन्वर्टेड नहीं होता, ये इन्वर्टेड नहीं होता, अपराइट होता है। तो जहाँ पे दो स्टेटमेंट है उसे काट दो, आपका आंसर आ जाएगा सी। सी है जी इसका आंसर। ये इन्वर्टेड नहीं होता बल्कि अपराइट होता है। कैसे जी, देखो जो पॉन्ड होता है जी, मान लो ये पॉन्ड होता है, कोई भी तालाब वगैरह, या आप मान लो जी कोई ओशंस वगैरह, तो अपराइट कैसे होता है जी, नंबर की बात हो रही है, संख्या, सबसे ज़्यादा संख्या छोटी मछलियों की होती है, बड़ी मछलियों की, छोटी मछलियों की होती है, तो सबसे ज़्यादा अपराइट होगा तो नीचे आएंगी जी, फिर ऊपर जाते जाते घटती चली जाएंगी। तो यानी कि नैरो, यानी कि जो छोटा होगा ऊपर से होगा, ब्रॉड होगा नीचे से होगा, क्योंकि ज़्यादा संख्या कहाँ है, ब्रॉड का मतलब यही है जी, पॉपुलेशन नीचे ज़्यादा है और ऊपर पॉपुलेशन कम है, यानी कि छोटी मछली खाती है बड़ी मछली को, और फिर इससे बड़ी मछली इसको खा जाती है, और इससे बड़ी मछली इसको खा जाती है, समझ रहे हो। तो सबसे ज़्यादा नंबर छोटी मछली के होते हैं जी, बहुत करोड़ों में, लाखों में, बिलियंस में, और उसके बाद बड़ी मछली, उससे बड़ी मछली आती है, यानी कि अपराइट होता है। अपराइट। इन्वर्टेड कैसा होता है जी, ऊपर से ब्रॉड और यहाँ से नैरो, मतलब ऊपर जाएंगे तो नंबर ज़्यादा होना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं होता, नंबर कहाँ पे ज़्यादा होता है, नीचे बेस पे, तो इसलिए ये अपराइट होगा, ना कि इन्वर्टेड होगा, समझ रहे हो। तो इसका आंसर इसलिए हो जाएगा सी, हो जाएगा हमारा 1 और 3। तो आज के लेक्चर में इतना ही था बस।